एक चॉइस देती हूँ मैं तुम लोगों को कि तुम आज मुझसे 10,000 रुपए लो या आज से 5 साल बाद 10,000 रुपए लेना, कौन सा लोगे? ऑब्वियसली आज लोगे, पर क्यों? यही एक क्वेश्चन पूरी फाइनेंस की दुनिया का फाउंडेशन है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सक्सेस। ये है हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज का वीडियो नंबर 2, जिसका टॉपिक रहेगा आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क रिटर्न एनालिसिस। आज हम सीखेंगे पैसा टाइम के साथ वैल्यू क्यों बदलता है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन्युटी और परपेचुइटी का कंसेप्ट, और फिर रिस्क की दुनिया में सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क जैसे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आइए फिर एक बार आज की वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम टीवीएम का यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट समझेंगे कि एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक रेफरेंस दे दिया था, एक क्विक से एग्जांपल से आपको लेमन लैंग्वेज में समझा दिया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, बट अब हम उसके एक्चुअल फैक्टर्स देखेंगे। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन देखेंगे, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट समझेंगे, उनके फॉर्मूलाज देखेंगे। फिर हम एन्युटी और परपेचुइटी डिस्कस करेंगे, एन्युटी ड्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी, रिस्क में हम सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, इवन बीटा भी डिस्कस करेंगे। फिर हम रिस्क रिटर्न का ट्रेड ऑफ देखेंगे, क्या होता है रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ, वो समझेंगे हम। एंड लास्ट में हम समझेंगे CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो फाइनेंस का मोस्टली यूज, वाइडली यूज फॉर्मूला है। इस वीडियो में हम लास्ट में वो भी कवर करेंगे, ठीक है। एंड टुवर्ड्स द एंड, टू प्रैक्टिस द कंसेप्ट्स वी हैव लर्न्ड, हम कुछ MCQ स्टाइल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे तुम्हारे थोड़े से कंसेप्ट जो आज की वीडियो में कवर किए हैं वो टेस्ट हो जाए यहीं के यहीं। तो तुम्हारा क्या काम होगा, वीडियो पॉज करोगे क्वेश्चन के टाइम पे और कमेंट में पहले आंसर करोगे एंड देन आगे आंसर देखोगे, समझोगे कि वो पर्टिकुलर आंसर क्यों है। चलो तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अपना पहला सवाल सॉल्व करते हैं। आज का मिला हुआ 10,000 रुपए क्यों बेटर है 5 साल बाद मिले हुए 10,000 रुपए से? 3 रीजंस हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के। पहला रीजन है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको आज 10,000 रुपए मिलते हैं तो आप आज मिले हुए 10,000 रुपए को फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे FD में, बैंक में, या कहीं भी कुछ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर 10,000 को, और फिर उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है विच कैन ग्रो, जिसके कारण वो पैसा आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगले 5 साल तक। वेयर एज आपको अगले 5 साल में मैं कह रही हूँ कि मैं यही सेम 10,000 रुपए दूंगी, तो ऑब्वियसली आज लेकर कहीं इन्वेस्ट करना इज बेटर देन वेटिंग फॉर द सेम अमाउंट फॉर 5 ईयर। तो अगर आपको 5 साल बाद मिलते तो आपको ये अमाउंट को ग्रो करने की जो अपॉर्चुनिटी थी कहीं और इन्वेस्ट करके, वो मिस हो जाती, राइट। सेकेंड रीजन है इसका इन्फ्लेशन। आज 10,000 रुपए से जो चीज आती है 5 साल बाद उस चीज के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि परचेजिंग पावर जो होती है वो समय के साथ साथ कम होती जाती है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि पहले के समय में 10 रुपए में जो चीज आ जाती थी आज वो शायद 100 रुपए में आती है, तो परचेजिंग पावर कम होती जाती है। एंड द थर्ड रीजन इज अनसर्टेनिटी। आज का पैसा गारंटीड है, मैंने तुम्हें ऑफर दिया है कि मैं आज दूं या 5 साल बाद दूं, तो अब मैं आज देने को कह रही हूँ तुम्हें वो पैसा, आज तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं दे दूंगी, बात खत्म हो जाएगी। बट 5 साल बाद क्या हो जाए क्या ना हो जाए कोई गारंटी थोड़ी है। फ्यूचर का पैसा कौन जाने भाई क्या हो, सामने वाले से कांटेक्ट ना रहे, लड़ाई हो जाए, सामने वाला ही ना रहे, तो अनसर्टेनिटी है, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, कंपनी बंद हो सकती है, पर्सन मिल ही ना पाए, तो फ्यूचर रिसीप्ट्स में आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसलिए आपका जो वैल्यू होता है, मनी का जो वैल्यू होता है, टाइम पर डिपेंड करता है। इन्हीं 3 रीजंस के कारण आपके पैसे की टाइम वैल्यू होती है। क्या है रीजंस? पहला है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, दूसरा है इन्फ्लेशन एंड थर्ड इज अनसर्टेनिटी। ये 3 रीजंस के कारण आपके पैसे की टाइम वैल्यू होती है। इसीलिए कंसेप्ट का नाम है TVM, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब TVM को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 प्रोसेसेस हैं, एक है कंपाउंडिंग और दूसरा है डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग में आप प्रेजेंट से फ्यूचर की डायरेक्शन में जाते हैं। क्या डायरेक्शन है कंपाउंडिंग का? फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। सवाल होता है कि आज 1,000 रुपए हैं, आज से 5 साल बाद 10% डिस्काउंट रेट पे ये 1,000 रुपए कितने हो जाएंगे? फॉर्मूला है इसका, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड टू द होल ऑफ 1 + r
to the power n. n is the number of years which is 5 in our particular case. ठीक है, हमारा r क्या दे रखा है, 10% दे रखा है एंड प्रेजेंट वैल्यू हमने ली है 1000 रुपीज. तो क्या होगा इसका फॉर्मूला के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू 1000 into 1 plus r to the power n. 1000 into 1 plus 0.10 to the power 5. ऐसे आप इसमें वैल्यू पुट करके अपना फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो. अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं. ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया है कि आप ऐसे इसमें वैल्यू पुट करोगे कंपाउंडिंग के केस में. प्रेजेंट टू फ्यूचर क्या फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड टू द होल ऑफ 1 प्लस r टू द पावर n. दिस इज ग्रोइंग फॉरवर्ड इन. अब बात करते हैं डिस्काउंटिंग की. ये है फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ वापस आना. मतलब यहाँ हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं. जैसे कि सवाल है आपका 1000 मिलेंगे आपको 5 साल बाद, तो आज उसकी वर्थ क्या होगी अगर डिस्काउंटिंग रेट आपका 10% है तो. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय द होल ऑफ 1 प्लस r टू द पावर n. जस्ट द अपोजिट. इसमें आप श्रिंकिंग बैकवर्ड इन द टाइम कर रहे होते हो. बस दोनों की डायरेक्शंस उल्टी हैं. कंपाउंडिंग में आप मल्टीप्लाई करते हो, डिस्काउंटिंग में आप डिवाइड करते हो. कंपाउंडिंग में आप मल्टीप्लाई करते हो, पैसे आगे बढ़ते हैं. डिस्काउंटिंग में आप डिवाइड करते हो, पैसे पीछे श्रिंक होते हैं. ठीक है, दिस इज कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला. यू हैव टू रिमेम्बर. फॉर्मूला तो देख लिया, अब न्यूमेरिकल समझ लो. आओ देखते हैं. फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई टू द होल ऑफ 1 प्लस r टू द पावर n. ठीक है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू 1000 दे रखी है, रेट 10% दे रखा है और नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, 3 इयर्स दे रखे हैं. तो कैसे निकलेगी फ्यूचर वैल्यू आपकी 1000 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 3. ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो. ब्रैकेट कितना आएगा, ब्रैकेट आएगा 1.331. ठीक है, उसको आप 1000 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा 1331. अब इसी का एग्जैक्ट अपोजिट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं. ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू है. प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला से देखते हैं एक बार प्रेजेंट वैल्यू निकाल के. फ्यूचर वैल्यू हमारे पास आ गई है. देखते हैं क्या प्रेजेंट वैल्यू आपकी फिर 1000 ही आएगी वापस. तो हमें पता है फ्यूचर वैल्यू 1331 है, रेट 10% है और नंबर ऑफ इयर्स 3 इयर्स है. तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या कहता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n. क्या है 1 प्लस r टू द पावर n, 1 प्लस 0.10 टू द पावर 3. क्या मतलब 1331 डिवाइडेड बाय 1.331. क्या आंसर आएगा, कैलकुलेट करके 1000 ही आएगा. तो दिस इज हाउ यू पुट नंबर्स इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. तो सेम नंबर्स हैं, बस डायरेक्शंस उल्टी हैं. तो यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी की ब्यूटी है. दोनों फॉर्मूलाज एक दूसरे का मिरर इमेज है. अब एक शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं विच इज डिस्काउंट फैक्टर. क्या है डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला, 1 डिवाइडेड बाय होल ऑफ 1 प्लस r टू द पावर n. एग्जाम में डिस्काउंटिंग फैक्टर का टेबल दिया जाता है, आपको उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है फ्यूचर वैल्यू के साथ. इससे आपका टाइम बचता है कैलकुलेशन में. तो क्या है डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, 1/1 प्लस r टू द पावर n. ठीक है, इसका टेबल मिलता है जो आपके बीकॉम, एमकॉम, बीबीए के पेपर्स होते हैं उनमें आपको टेबल मिलता है. तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. आप सीधा फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अपना प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो. नेट में नहीं मिलती है ये टेबल. नेट में आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आ गया तो, जिससे लेंथी कैलकुलेशन भी हो जाती है. तो यार दीज आर द फॉर्मूलाज. थोड़ा प्रैक्टिस में रखना नेट के पेपर से पहले इन क्वेश्चंस को, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम ना लगे. राइट, अब करते हैं एनपीवी का न्यूमेरिकल. सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट कर लो. प्रोजेक्ट का कॉस्ट दे रखा है 10,000 रुपीज टुडे. रिटर्न दे रखी है ईयर 1 की 4000, ईयर 2 की 5000, ईयर 3 की 4000. डिस्काउंट रेट है 10%. आपको निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट ईयर का. क्या दे रखा है, ईयर 1 का वैल्यू 4000 दे रखा है. फॉर्मूला हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n. क्या है, ईयर 1 है तो n मतलब 1 प्लस r में क्या आएगा, डिस्काउंटिंग कितना दे रखा है, डिस्काउंटिंग रेट 10% है तो 1 प्लस 0.10 टू द पावर 1 कर दो. 4000 डिवाइडेड बाय 1.10, आंसर आ जाएगा 3636.
अब अगर मैं सेकेंड ईयर का प्रीवियस वैल्यू निकाल लूं तो उसमें 1 प्लस आर टू द पावर एन क्या होगा, 1 प्लस 0.10 टू द पावर 2, तो उस ब्रैकेट सॉल्व करके आएगा 1.21, तो 5000 डिवाइडेड बाय 1.21 विल बी 4132। अब थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा, थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, थर्ड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन में क्या आएगा, 1 प्लस 0.10 टू द पावर 3, मतलब किससे डिवाइड होगा, 1.331 से डिवाइड होगा। तो 4000 को 1.331 से डिवाइड करेंगे तो 3005 वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू तीनों को ऐड करके 3636 प्लस 4132 प्लस 3005 को ऐड करके आएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू 10773। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो आपके सारे प्रेजेंट वैल्यूज हैं जो इनफ्लोज होंगे प्रेजेंट वैल्यू के, उसमें से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या आया इनका सम 10773। उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था आपका 10000, तो क्या आएगा 10773 में से 10000 को माइनस करके पॉजिटिव 773, तो एनपीवी आ गया आपका 773। एनपीवी आपका पॉजिटिव है, मतलब आपका ये प्रोजेक्ट वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो रूल क्या होता है एनपीवी का, फॉर्मूला तो हमें समझ आ गया, सारे प्रेजेंट वैल्यूज, आपके सारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है। इसका रूल क्या होता है, अगर आपका एनपीवी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आपका एनपीवी का वैल्यू लेस देन 0 है तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे, और अगर आपका एनपीवी का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब इनडिफरेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये जो रूल है ये कैपिटल बजटिंग का कोर है। इस पर हम अगले वीडियो में डिटेल में आएंगे, बट अभी के लिए आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो यू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, इफ इट इज लेस देन 0 देन यू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, एंड इफ इट इज इक्वल टू 0 देन इट इज क्रिएटिंग नो डिफरेंस, राइट। तो प्लीज ये फॉर्मूलाज नोट कर लेना एंड इस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना। अब आता है टीवीएम का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब पैसा एक बार नहीं बार बार में आता है, इंस्टॉलमेंट्स में आता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी को। जब आपका फिक्स कैश फ्लो रेगुलर इंटरवल्स पे आए एंड ऑफ पीरियड में, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। ये एक सबसे कॉमन टाइप है। एग्जांपल सोचो, क्या चीजें तुम्हारी डेली लाइफ में एन्युटी के अराउंड है, सोचो ईएमआई, लोन रीपेमेंट, बॉन्ड कूपन पेमेंट्स, ये सारे के सारे एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये होते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखना फॉर्मूला का। पीवीए इज इक्वल टू पीएमटी मल्टीप्लाइड टू द होल ऑफ 1 माइनस 1 प्लस आर टू द पावर नेगेटिव एन, ठीक है। माइनस का एन है पावर में, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, पीएमटी से, 1 माइनस 1 प्लस आर टू द पावर नेगेटिव एन डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, दिस ब्रैकेट इज होल डिवाइडेड बाय आर। तो पीवीए के केस में 1 माइनस 1 प्लस आर टू द पावर नेगेटिव एन होता है, एंड एफवीए के केस में 1 प्लस आर टू द पावर पॉजिटिव एन माइनस 1 होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इसमें 1 माइनस 1 प्लस आर टू द पावर नेगेटिव एन, इसमें 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। बाकी का फॉर्मूला इज सेम ओनली, दिस 1 माइनस एंड माइनस 1 इज द मेन रोल, एंड एन का नेगेटिव का एन एंड पॉजिटिव का एन इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी। एन्युटी ड्यू भी सेम ही है, बस इसमें जो पेमेंट है वो स्टार्टिंग में आता है। जैसे कि ऑर्डिनरी एन्युटी में तो एंड ऑफ पीरियड में आता था, इसमें स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड में आपके पास पैसे आते हैं। जैसे कि तुम लोग रेंट एडवांस में देते होंगे ना, वैसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम भी कुछ लोग एडवांस में देते हैं, तो वो सब आपके एन्युटी ड्यू के एग्जाम्पल्स हैं। एक क्रूशियल फैक्ट यू मस्ट रिमेंबर, जो एन्युटी ड्यू होता है वो ऑर्डिनरी एन्युटी से ज्यादा वैल्यू रखता है। क्यों? क्योंकि पेमेंट इसमें पहले मिलता है, तो उसको और टाइम मिलता है ग्रो करने का। फॉर्मूला है इसका पीवीए ड्यू इज इक्वल टू पीवीए ऑर्डिनरी मल्टीप्लाइड टू द 1 प्लस आर, ओके।
एंड FVA के केस में तो PVA की जगह FVA आ जाता है। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आता है एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। सोचो अगर तुम्हारा कभी कैश फ्लो खत्म ही ना हो, इन्फिनाइट स्ट्रीम फॉरएवर चलता रहे, एक एंड पीरियड, डिटरमाइंड एंड पीरियड है ही नहीं, इसे कहते हैं परपेचुइटी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है इसका, PV ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू PMT डिवाइडेड बाय R। इसमें FV का फॉर्मूला नहीं होता है क्योंकि ये इन्फिनाइट स्ट्रीम है। फ्यूचर वैल्यू इसमें कैलकुलेट ही नहीं हो सकता है, सिंस इसमें एंड वैल्यू है ही नहीं, पता ही नहीं है कब एंड होगा, तो आप फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल है, PMT डिवाइडेड बाय R। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड्स, कंसोल बॉन्ड्स, एंडोमेंट्स। इसका एक और एडवांस वर्जन है। एक तो आपको पता है कि इन्फिनाइट स्ट्रीम है, ऊपर से वो जो अमाउंट मिल रहा है हर साल वो ग्रो करता रहे हर साल, वो भी एक फिक्स्ड ग्रोथ रेट के साथ, विच इज G। इन्फिनाइट स्ट्रीम है एंड हर साल एक फिक्स्ड ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है अमाउंट। फॉर्मूला है इसका PV इज इक्वल टू PMT डिवाइडेड बाय R माइनस G। ठीक है, कंडीशन इसकी ये है कि जो आपका R है, जो आपका रेट है, वो हमेशा ग्रोथ से ज्यादा होना चाहिए, वरना इसका फॉर्मूला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव अमाउंट फाइनेंशियली मीनिंगलेस है। ये आपका फेमस है एज गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। ये आपका इक्विटी वैल्यूएशन में यूज होता है जब डिविडेंड्स ग्रो करते हैं। एग्जांपल्स हैं जैसे इक्विटी वैल्यूएशन, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, राइट। फॉर्मूला इज PMT डिवाइडेड बाय R माइनस G। अब TVM से आगे बढ़ते हैं एक अलग दुनिया में, बिल्कुल अलग दुनिया में, विच इज रिस्क की दुनिया। ये पूरे फाइनेंस का दूसरा पिलर है। जैसे कि पहला पिलर था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऐसे ही रिस्क फाइनेंस का दूसरा पिलर है। रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी समझना उतना ही जरूरी है। अब आप लोगों से एक सवाल कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो क्या सारा रिस्क डाइवर्सिफाई करके खत्म कर सकते हो? आंसर है नहीं। पर क्यों नहीं, यही आज हम समझेंगे। सिस्टमैटिक रिस्क यानी कि मार्केट रिस्क, ये रिस्क आपका पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है, पूरे के पूरे मार्केट को। इन्फ्लेशन बढ़े, इंटरेस्ट रेट्स चेंज होए, रिसेशन आए, वॉर हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, ये सब इवेंट्स सारे के सारे स्टॉक्स को इफेक्ट करता है। नॉट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज और कंपनी स्टॉक, सारे स्टॉक्स को इफेक्ट करता है। हर इंडस्ट्री को, हर टाइप की कंपनी को अफेक्ट करता है ये सारे चेंजेस। इसका दूसरा नाम होता है नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। कौन सा रिस्क? नॉन डाइवर्सिफाइबल, सिस्टमैटिक, नॉन डाइवर्सिफाइबल, मार्केट या फिर बीटा रिस्क, ये सब इसके नाम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे कितना भी डाइवर्सिफाई कर लो अपने पोर्टफोलियो को, ये रिस्क खत्म नहीं होगा, पूरा मार्केट ही अफेक्टेड है। मेजर कैसे करते हैं इसको? बीटा से। ठीक है, अब आता है अनसिस्टमैटिक रिस्क यानी कि स्पेसिफिक रिस्क। ये रिस्क सिर्फ एक कंपनी या इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। मैनेजमेंट चेंज हो गई, लेबर स्ट्राइक हो गई, प्रोडक्ट रिकॉल हो गया, कॉम्पिटिटर ने कुछ कर दिया, ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर कंपनी को अफेक्ट करता है जिस कंपनी में ये चीजें हो रही हैं। ये रिस्क आपका डाइवर्सिफाइबल होता है। अगर आपने 20 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है तो एक कंपनी का बुरा न्यूज आपके पूरे पोर्टफोलियो को इतना नहीं हिला पाएगा। इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं। किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन से। सिस्टमैटिक रिस्क को किससे मेजर करते हैं? बीटा से। तो आंसर मिल गया हमारे सवाल का। अनसिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाई हो सकता है, सिस्टमैटिक रिस्क कभी नहीं। वो पूरे के पूरे मार्केट का प्रॉब्लम है, सिर्फ अकेले तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवन इज फेसिंग दैट प्रॉब्लम। अब समझते हैं बीटा। बीटा बताता है कि एक स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में कितना वॉलेटाइल है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो मतलब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है। अग्रेसिव स्टॉक, मार्केट 10% ऊपर गया तो स्टॉक और ज्यादा ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे गया तो स्टॉक और ज्यादा नीचे जाएगा। तो अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो स्टॉक आपका मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल होता है। अगर बीटा इक्वल टू 1 है तो स्टॉक मार्केट जितना वॉलेटाइल होगा, जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे आपका स्टॉक मूव करेगा। पर अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम है तो इट्स अ डिफेंसिव स्टॉक। मार्केट जितना मूव करता है ये उतना मूव नहीं करता है। जैसे FMCG, फार्मा, ऐसे सेक्टर्स का बीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर बीटा 0 है तो वो आपका रिस्क फ्री एसेट है, उसका मार्केट से कोई कोरिलेशन नहीं है। और एक रेयर केस विच इज बीटा इज नेगेटिव, लेस देन 0, उस केस में तो वो बिल्कुल
अपोजिट मूव करता है मार्केट से। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, कभी कभी गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में देखने को मिल जाता है। ये कौन सा केस है? बीटा अगर 0 से भी कम है, विच मीन्स इट इज नेगेटिव। अब समझते हैं फाइनेंस का सबसे फंडामेंटल टॉपिक, सबसे फंडामेंटल लॉ, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। सिंपल सा रूल है, अगर आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो मार्केट आपको ज्यादा रिटर्न प्रॉमिस करेगा। फ्री लंच नहीं होता है फाइनेंस में, रिस्क उठाओ रिटर्न कमाओ, ठीक है। रिस्क फ्री रेट, ये वो रिटर्न है जो आपको 0 रिस्क पे मिलता है। एग्जाम्पल है इसका गवर्नमेंट टी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। मिनिमम रिटर्न जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट करना चाहिए, दिस इज रिस्क फ्री रेट। मार्केट रिटर्न, ये वो रिटर्न है जो पूरे मार्केट पोर्टफोलियो से मिलती है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स होल्ड करने से। सोचो आरएम हमेशा आरएफ से कम होगा या ज्यादा? हमेशा ज्यादा, क्योंकि मार्केट में रिस्क है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलना चाहिए रिस्क फ्री से, ठीक है। इसलिए आरएम हमेशा आरएफ से ज्यादा होगा। रिस्क प्रीमियम, ये है वो एक्स्ट्रा रिटर्न जो आप डिमांड करते हो एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए। मार्केट रिस्क प्रीमियम का फॉर्मूला होता है आरएम माइनस आरएफ। ये आपका मार्केट का ये बताता है एक्स्ट्रा रिस्क लेने का एक्स्ट्रा रिटर्न कितना हुआ। और इंडिविजुअल स्टॉक का प्रीमियम बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। आरएम माइनस आरएफ सिर्फ आपका मार्केट का प्रीमियम बताता है। अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क प्रीमियम निकालना है तो उसमें आप बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं आरएम माइनस आरएफ को। इन सब ब्लॉक्स को जोड़ के बनेगा नेक्स्ट स्लाइड में आपका कैपम का फॉर्मूला, यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला। अब आता है इस पूरी वीडियो का हीरो फॉर्मूला, शायद पूरे फाइनेंस का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। पिछले स्लाइड के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आरएफ, आरएम, बीटा, रिस्क प्रीमियम सबको एक फॉर्मूला में जोड़ देते हैं। तो क्या है कैपम का फॉर्मूला? इट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय आरएम माइनस आरएफ, यानी रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। ये मार्केट का रिस्क प्रीमियम में बीटा मल्टीप्लाइड कर रहे हैं हम, उसमें हम प्लस कर रहे हैं रिस्क फ्री रेट को, तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न आ रहा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू। लॉजिक समझो, आप रिस्क फ्री रिटर्न तो गारंटीड लेते ही हो, फिर उस स्टॉक का स्पेसिफिक रिस्क लेवल यानी कि बीटा के हिसाब से एक्स्ट्रा रिटर्न डिमांड करते हो, तो ऐसे आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट होता है। न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। एक आरएफ दे रखा है 6%, बीटा दे रखा है 1.4, आरएम 14% दे रखा है। तो अब बताओ रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा? क्या फॉर्मूला है आपका? आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, ठीक है। तो पुट कर दो सारी वैल्यूज को, 6% प्लस 1.4 इंटू 14% माइनस 6%, तो कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका। पहले आप ब्रैकेट को कैलकुलेट कर लेंगे तो 8% आएगा, 1.4 को 8% में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2% आएगा, 6% को 11.2% में क्या प्लस करेंगे तो 17.2% विल बी योर KE, योर रिक्वायर्ड रिटर्न अकॉर्डिंग टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए इन्वेस्टर्स डिमांड करेंगे 17.2%, क्योंकि बीटा 1.4 है, मार्केट से ज्यादा रिस्की है। अगर बीटा 1 से ज्यादा होता है तो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल होता है ना आपका स्टॉक, तो या इसमें बीटा 1.4 है विच मींस मार्केट से ज्यादा रिस्की है, तो इन्वेस्टर्स डिमांड करेंगे 17.2% का रिटर्न, राइट। एक क्विक चेक, अगर बीटा एग्जैक्टली 1 होता तो KE आपका RM होता, क्योंकि आपका मार्केट के बराबर का रिस्क होता, तो मार्केट के बराबर का रिटर्न डिमांड। और अगर बीटा 0 होता तो आपका पूरा दूसरा टर्म 0 हो जाता। सोचो अगर आप इस फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करते 0 से इस वाले फॉर्मूला अमाउंट को, तो ये 0 हो जाता ना पूरा, तो आप आरएफ में 0 प्लस करते तो सिर्फ आरएफ ही बचता। तो रिस्क फ्री एसेट के लिए सिर्फ रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो न्यूमेरिकली और कंसेप्चुअली दोनों समझ आ गया होगा, राइट। ये रहा तुम्हारा इस वीडियो का क्विक रिवीजन टेबल, सारे फॉर्मूलाज, सारे कंसेप्ट्स के की पॉइंट्स और सारे कंसेप्ट्स के नाम। ले लो एक स्क्रीनशॉट फटाक से। आओ एक क्विक सा रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला FV is equal to PV into 1 plus R to the power n. Present value का फॉर्मूला PV is equal to future value divided by 1 plus R to the power n. Discount factor का फॉर्मूला 1 upon 1 plus R to the power n. Ordinary annuity का PVA का फॉर्मूला is PMT multiplied by whole of 1 minus 1 plus R to the power negative में n divided by R, और FVA का क्या था? PMT same multiplied to 1 plus R to the power positive n minus 1
डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, एन्युटी ड्यू में पीवीए ड्यू इज इक्वल टू पीवीए इंटू 1 प्लस आर। पीवीए कौन सा? ऑर्डिनरी। एफवीए में यहाँ एफवी आ जाता है। परपेचुइटी में पीवी इज इक्वल टू पीएमटी डिवाइडेड बाय आर। परपेचुइटी में फ्यूचर वैल्यू होती ही नहीं है क्योंकि आपका एंड पीरियड डिटरमाइंड ही नहीं है, फ्यूचर डिटरमाइंड ही नहीं है। ग्रोइंग परपेचुइटी में आप आर से जी माइनस कर देते हैं एक्स्ट्रा। सिस्टमैटिक रिस्क आपका मेजर्ड बाय बीटा होता है जो आपका डाइवर्सिफाइबल नहीं होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क आपका डाइवर्सिफाइबल होता है और मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। बीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका जो स्टॉक है वो ज्यादा वॉलेटाइल है मार्केट से, अगर लेस देन 1 होती है तो कम वॉलेटाइल है, इक्वल टू 1 है तो सेम एज मार्केट है। कैपिम का फॉर्मूला था रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम। सो आई होप आपको सारे फॉर्मूला समझ आ गए होंगे कि ये फॉर्मूलास क्यों हैं कंसेप्चुअली, राइट? ये रहे इस वीडियो के एग्जाम ट्रैप्स, कंफ्यूजिंग कॉमन पॉइंट्स जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाइल अटेम्प्टिंग द एमसीक्यूज। तो क्लियर कर लो। कंपाउंडिंग वर्सेस डिस्काउंटिंग, ऑब्वियसली कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग कंफ्यूजिंग लगता है। कंपाउंडिंग में आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाते हो, डायरेक्शन याद रखो, पीवी टू एफवी कंपाउंडिंग में। डिस्काउंटिंग में आप उल्टा आते हो, फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हो, डिवाइड करते हो। कंपाउंडिंग में मल्टीप्लाई प्रेजेंट टू फ्यूचर, डिस्काउंटिंग में फ्यूचर टू प्रेजेंट डिवाइड। ऑर्डिनरी एन्युटी वर्सेस एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी आपकी एंड ऑफ द पीरियड होती है, एन्युटी ड्यू आपकी एडवांस होती है। ठीक है, सिस्टमैटिक वर्सेस अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क आपका बीटा होता है, ये नॉन डाइवर्सिफाइबल होता है, पूरे मार्केट का रिस्क होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क आपका एक पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, ये आपका डाइवर्सिफाइबल होता है। बीटा का इंटरप्रिटेशन समझ आ गया होगा, वैसे तो समझा दिया था मैंने, बट बीटा अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो स्टॉक मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल होता है, लेस देन 1 होता है तो स्टॉक मार्केट से कम वॉलेटाइल होता है। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मिस्टर रोहन ने इन्वेस्ट किए हैं 5,000 रुपए आज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है 3 इयर्स के एंड पर। आज 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इंटरेस्ट रेट है 8%। तो बताओ क्या फॉर्मूला क्या लगेगा? सबसे पहले तो ये बताओ, हमें क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंडेड भी लिखा हुआ है क्लियरली। ठीक है, तो बताओ कमेंट्स में आंसर। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो क्या है हमारा प्रेजेंट वैल्यू? 5,000, आर की वैल्यू 8% है तो 1 प्लस 0.8 टू द पावर एन इज 3। तो क्या आएगा ब्रैकेट कैलकुलेट करके? 1.2597। 5,000 में 1.2597 मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर आ जाएगा 6,299। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क दैट कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो डाइवर्सिफिकेशन से कम किया जा सकता है, वो इनमें से कोई एक उसका एग्जांपल है, बताओ कौन सा है? अ राइज इन इन्फ्लेशन अफेक्टिंग ऑल कंपनीज, a recession reducing returns across all sectors, a strike in a specific company's factory affecting its production। एक स्पेसिफिक कंपनी की फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई है जिससे उस कंपनी की प्रोडक्शन अफेक्ट हो रही है। a hike in interest rates by the Reserve Bank of India। तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा लॉजिकल कौन सा लग रहा है अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए? एकदम ठीक, करेक्ट आंसर इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%, द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न इज 13% एंड द बीटा ऑफ अ स्टॉक इज 1.5। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक एज पर कैपिम। कैपिम लगाना है, कैपिम के फॉर्मूला से आपका के यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। आपका रिस्क फ्री रेट दे रखा है यानी कि आरएफ दे रखा है 7%, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न यानी कि आरएम दे रखा है 13% और बीटा दे रखा है 1.5। क्या फॉर्मूला था कैपिम के हिसाब से रिक्वायर्ड रिटर्न का? बताओ। फॉर्मूला था आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। ठीक है, तो उस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करके क्या आंसर आएगा इनमें से बताओ? इस फॉर्मूला में ये वाली ऊपर दी गई वैल्यूज पुट करके आपका सही आंसर आएगा 16%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रेफरेंस शेयर्स पेज अ फिक्स्ड अमाउंट
fixed annual dividend of ₹12 forever. If the required rate of return is 8%, what is the present value of this perpetuity? एक प्रेफरेंस शेयर हमेशा के लिए एक फिक्स्ड एनुअल डिविडेंड देता है 12 रुपए का फॉरएवर। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% दे रखा है, तो परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर नहीं दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है बस। तो बताओ क्या फॉर्मूला था परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू का? पीएमटी डिवाइडेड बाय आर ना, तो करो कैलकुलेट। जब आप 12 रुपए को 0.08 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 150 रुपीज। तो करेक्ट आंसर है 150 रुपीज। तो ये थी आज की वीडियो। क्या क्या डिस्कस किया हमने आज की वीडियो में? हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट समझा, क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या क्या किस किस कारणों से क्या क्या रीजंस होते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एग्जिस्ट करने के, जिसमें हमने पढ़े थे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी। फिर हमने कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला समझा। उसके बाद हमने उन फॉर्मूलाज की मदद से एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा, एनपीवी का रूल देखा, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो वाला। देन हमने एन्युटी के टाइप्स देखे, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू, परपेचुइटी, ग्रोथ परपेचुइटी, इन सब का फॉर्मूला देखा हमने। और याद रखने की बात ये थी कि परपेचुइटी में आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि परपेचुइटी में आपकी फ्यूचर वैल्यू होती ही नहीं है। सिंस इट्स एंडलेस, उसमें एंड नहीं है, एंड पीरियड ही नहीं है, तो फ्यूचर वैल्यू होती ही नहीं है। फिर हमने रिस्क के टाइप्स देखे, जिसमें हमने सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क देखे। सिस्टमैटिक रिस्क आपका अनडाइवर्सिफाइबल होता है और कैलकुलेट होता है बीटा से। अनसिस्टमैटिक रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो सकता है, एक कंपनी या एक ही इंडस्ट्री इंपैक्ट होती है उससे, तो इसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फिर हमने बीटा की वैल्यूज देखी, जिसमें हमने समझा ग्रेटर देन जीरो पे क्या होता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, इन सब में क्या क्या होता है ये समझा था हमने। एंड लास्ट में हमने कैपम का फॉर्मूला देखा। क्या होता है कैपम का फॉर्मूला? रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड इंटू RM माइनस RF। तो ये था आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, जिसमें हम गॉर्डन मॉडल, कैपम फॉर KE, KD, KE, KP, KR, WACC ये सब डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू कॉमर्स सक्सेस एंड प्लीज शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। मेरी दूसरी टैक्सेशन की सीरीज और ये फाइनेंस की सीरीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर अच्छी लग रही है तो। एंड या कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेरीज हैं या कोई सजेशंस हैं तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू यू ASAP। एंड पीपीटी के लिंक डिस्क्रिप्शन में होते ही हैं हमेशा। हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो यू कैन ज्वाइन फॉर डेली पोल क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड नोट्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे।